हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने अपना रेस्पिरेशन का श्वसन का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था प्लांट फिजियोलॉजी में पादप कार्यकी में, तो अपन ने लेसन में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो अपने शर्करा के जो विघटन के परिपथ हैं उनके बारे में अपन ने स्टडी कर ली थी। और उसमें अपन ने लास्ट जो अपना टॉपिक था वो था अपना हेक्सोज मोनोफॉस्फेट परिपथ या पेंटोज फॉस्फेट परिपथ। तो अब आगे अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न श्वसन क्रियाधारों का अंतर संबंध या श्वसनाधारों का अंतर संबंध। तो इस टॉपिक पर स्टडी करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि श्वसन के क्रियाधार क्या होते हैं, श्वसनाधार क्या होते हैं। तो अगर आपको याद हो तो जब अपन ने रेस्पिरेशन का अपना ये जब श्वसन का अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि श्वसन के क्रियाधार क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, श्वसन के क्रियाधार क्या होते हैं। श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले उच्च ऊर्जा युक्त यौगिक जो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्वसन के क्रियाधार कहलाते हैं। और श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले उच्च ऊर्जा युक्त यौगिक कौन से होते हैं अपने को पता है। जो यौगिक के ऊपर अपन स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, वो यौगिक जैसा अपना कार्बोहाइड्रेट प्रमुख श्वसन क्रियाधार है। अपन जानते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बनिक अम्ल भी श्वसन के क्रियाधार होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख जो क्रियाधार होता है वो अपना कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो इनके बीच में अपन अंतर संबंध देखेंगे कैसे क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर तो अपन पूरी स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट था अपना जो ग्लूकोज का अणु था, वो ग्लूकोज का अणु किसमें गया, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के द्वारा उसने क्या किया, दो पायरुविक अम्ल के अणुओं का फॉर्मेशन कर लिया। दो पायरुविक अम्ल के जो अपने पास अणु मिले थे उन दो पायरुविक अम्ल के अणुओं में क्या हुआ, वायवीय ऑक्सीकरण हुआ। उसके वायवीय ऑक्सीकरण से अपने को एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ और उस प्रोडक्ट का क्या नाम था, उस प्रोडक्ट का नाम था एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, अब ये जो प्रोडक्ट अपने पास में आया है एसिटिल कोएंजाइम ए, ये क्या करता है, ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। ओके, अपने को यहाँ तक भी पता है, अपन स्टडी कर चुके हैं अपनी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहाँ पे कंप्लीट हो रही थी। अपनी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो थी वो अपने कोशिका द्रव्य में कंप्लीट हो रही थी। अब अपना जो क्रेब्स साइकिल है, अपनी क्रेब्स साइकिल कहाँ कंप्लीट होगी, अपने माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होगी। ओके, अब जैसा कि अपने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की स्टडी कर ली थी, अपने क्रेब्स साइकिल की सिट्रिक अम्ल चक्र की जब अपन ने स्टडी कर ली थी तो अपने पास एनर्जी आई थी। एनर्जी किस फॉर्म में थी अपने पास, NADPH2 और FADH2, है ना। मैंने बताया था कि NADPH2 जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है और FADH2 जो होता है वो 2 ATP के बराबर होता है। यहां तक अपन क्लियर कर चुके थे। फिर उसके बाद में क्या आया था, जो अपने पास एनर्जी आई थी NADH2 और FADH2 उसको ATP के रूप में प्राप्त करने के लिए अपन एक सिस्टम, एक तंत्र को यूज में लिया था। वो तंत्र क्या था अपना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। इस तंत्र के द्वारा अपन ने क्या किया था, FADH2 और NADH2 जो है उनसे ATP को प्राप्त कर लिया था। ठीक है, यहां तक अपन ने एनर्जी प्राप्त कर ली थी। ये पूरी की पूरी प्रोसेस अपन ने किस में पढ़ी थी, ये पूरी की पूरी प्रोसेस अपन ने उसमें पढ़ी थी जब अपन ने श्वसन के क्रियाधार के रूप में अपने कार्बोहाइड्रेट का यूज किया था। ये उसकी प्रोसेस थी पूरी की पूरी, क्योंकि अपन ने कार्बोहाइड्रेट में अपनी ग्लूकोज जो थी, ग्लूकोज से अपन ने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल स्टार्ट की थी। और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल स्टार्ट करने के बाद पायरुविक अम्ल जो बना था अपना क्रेब्स साइकिल में गया, फिर अपने को NADH2 FADH2 प्राप्त हुई, फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया, फिर अपने को एनर्जी प्राप्त हुई उससे ATP के रूप में। ये सारी की सारी चीज अपने कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त की थी। ओके, अब इस कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी विभिन्न श्वसनाधार होते हैं, जैसे कि अपनी प्रोटीन हो गई, अपने वसीय अम्ल हो गए, कार्बनिक अम्ल हो गए। ये सारे भी श्वसनाधार के रूप में यूज में लिए जाते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ प्लांट्स के द्वारा। तो उनसे किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो किस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में एंटर करेंगे, किस प्रकार से क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे, अपन वो संबंध देखेंगे। और ये संबंध अपन एक आरेख के द्वारा देखेंगे जो अपनी बुक में दे रखा है। तो चलो पहले अपन वो आरेख बना लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रोडक्ट बनते हैं और क्या संबंध होता है इनका आपसी। तो स्टूडेंट, जैसा कि अपन जानते हैं कि श्वसनाधार क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा युक्त जो यौगिक होते हैं जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं और ऑक्सीकृत होकर क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, वो श्वसनाधार कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जब अपन श्वसनाधार के रूप में यूज में लेते हैं तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो अपनी ग्लूकोज का अणु होता है। ग्लूकोज का अणु ग्लाइकोलाइसिस जो अपनी साइकिल होती है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के द्वारा किसका फॉर्मेशन करता है, पायरुविक अम्ल का फॉर्मेशन करता है। इतनी अपन स्टडी कर चुके हैं अपने कि ग्लाइकोलाइसिस से किस प्रकार से दो पायरुविक अम्ल के अणुओं का फॉर्मेशन हुआ था। पायरुविक अम्ल जब बन जाता है अपने पास, तब इस पायरुविक अम्ल का क्या होता है, वायवीय ऑक्सीकरण होता है। उस वायवीय ऑक्सीकरण से क्या प्रोडक्ट क्या आता है अपने पास,
एसिटिल कोएंजाइम ए। जैसा कि अपन जानते हैं ये प्रोडक्ट क्या करता है, जो अपना ग्लाइकोलाइसिस होता है और अपना सिट्रिक अम्ल चक्र या फिर अपन क्रेब्स चक्र भी बोल सकते हैं इसको, इन दोनों के बीच में योजक कड़ी का कार्य करता है कौन, एसिटिल कोएंजाइम ए। उसके बाद में क्या होता है, क्रेब्स चक्र के द्वारा अपने को NADH2 और FADH2 के रूप में अपने पास एनर्जी आ जाती है, क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन तो अपने पास ETS जो अपना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वहां पर आने के बाद में होता है। अब ये एनर्जी कन्वर्ट होती है एटीपी में, और एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए अपने को एक सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। इसकी स्टडी भी अपन कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र के द्वारा NADH2 या FADH2 से अपन किस प्रकार एटीपी की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे NADH2 और FADH2 एनर्जी है अपने पास, जो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, अपनी एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जब विघटन हो रहा था, ये श्वसनाधार के रूप में जब प्रयोग में हो रहा था, तो ग्लाइकोलाइसिस तक पायरुविक अम्ल का जो अपने पास फॉर्मेशन हुआ है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस किस में हो रही थी, अपने कोशिका द्रव्य में कंप्लीट हो रही थी, जैसा कि अपन जानते हैं। और उसके आगे की जो भी प्रोसेस है, ये एसिटिल कोएंजाइम में सिट्रिक अम्ल चक्र में प्रवेश कर जाता है और NADH2 FADH2 का फॉर्मेशन होता है। अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पढ़ा है। ये सारे के सारे सिस्टम कहाँ पे कंप्लीट होते हैं, अपने माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं। ओके, ये सारी चीजें तो अपन क्लियर करके आए हैं। तो अब वसा जब क्रियाधार के रूप में यूज में ली जाती है, तब क्या होता है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ओके, अब ये जो अपना वसीय अम्ल होता है, ये वसीय अम्ल किस में परिवर्तित हो जाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए में। ठीक है, वसीय अम्ल एसिटिल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होकर किस में प्रवेश हो जाता है, सिट्रिक अम्ल चक्र और क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाता है। ओके, अब ये ग्लिसरॉल जो बना है, ग्लिसरॉल पहले PGAL में परिवर्तित होगा, उसके बाद में किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में आ जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस से फिर पायरुविक अम्ल एसिटिल कोएंजाइम ए, ये पूरी की प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगी। अब प्रोटीन जो होती है अपनी, ये प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा एमिनो अम्लों में परिवर्तित हो जाती है, और एमिनो अम्ल क्या करते हैं, पायरुविक अम्ल के साथ एमिनो अम्ल अपने पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, और उसके बाद में किसका, एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है, और क्रेब्स चक्र NADH2 आगे की बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस होगी। तो ये हो गया इनके बीच में संबंध। अगर कार्बोहाइड्रेट हुआ, कार्बोहाइड्रेट से पूरी की पूरी प्रोसेस अपन पढ़ के आए हैं। अगर वसा और इनके बीच में संबंध पूछा जाता है, तो बस आपको ये डायग्राम बना के आना है। वसा जो होती है वो क्या हो जाती है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। वसीय अम्ल फिर एसिटिल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है, आगे बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस आएगी। ग्लिसरॉल जो होता है वो पहले PGAL में परिवर्तित होता है, और उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में प्रवेश कर जाता है, और फिर आगे सेम टू सेम पूरी की पूरी वही प्रोसेस आएगी। प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा क्या करता है, एमिनो अम्लों में विघटित हो जाता है, और फिर पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है, और फिर पूरी की पूरी प्रोसेस यही आएगी, एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा वायवीय ऑक्सीकरण के द्वारा। ये अपना क्रेब्स चक्र जो है उसमें प्रवेश कर जाएगा। क्रेब्स चक्र से अपने पास NADH2 और FADH2 के रूप में अपने पास एनर्जी आ जाएगी। अब NADH2 और FADH2 से एटीपी प्राप्त करने के लिए अपन एक सिस्टम यूज में लेते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, ETS जिसको बोला जाता है। उस ETS के द्वारा अपने को क्या प्राप्त होते हैं, अपने एटीपी प्राप्त होते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस तक की पूरी प्रोसेस कोशिका द्रव्य में कंप्लीट होती है, और बाकी की जो प्रोसेस होती है एसिटिल कोएंजाइम ए से लेकर ETS तक का जो अपना तंत्र होता है वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। तो ये तो हो गए विभिन्न श्वसनाधारों के बीच में अंतर संबंध। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि श्वसन गुणांक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब अपना जो टॉपिक है वो है श्वसन गुणांक। श्वसन जो अपना गुणांक है, अपने श्वसन गुणांक की डेफिनेशन की बात करें तो श्वसन गुणांक की डेफिनेशन क्या होती है, श्वसन की प्रोसेस में हम CO2 छोड़ते हैं और O2 ग्रहण करते हैं, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों के आयतनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, श्वसन गुणांक। तो अपन श्वसन गुणांक देखें, श्वसन गुणांक इज इक्वल टू श्वसन में विमुक्त CO2, श्वसन में विमुक्त CO2 का आयतन अपन क्या आएगा, श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन। ठीक है, और वैसे ये जो टॉपिक है अपना श्वसन गुणांक का, ये अपने प्रैक्टिकल में भी है। श्वसन गुणांक क्या होता है, जो श्वसन की प्रोसेस होती है उस श्वसन की प्रोसेस में जो अपन
बाहर विमुक्त करते हैं CO2 उसका आयतन, तथा जो शोषण में अपन O2 ग्रहण करते हैं, प्रयुक्त करते हैं O2 उसका आयतन, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? शोषण गुणांक कहलाता है। तो एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि शोषण गुणांक जो होता है उसकी डेफिनेशन लिखिए। तो आपको लिख के आनी है शोषण गुणांक की डेफिनेशन, और फिर आपको ये सूत्र, ये फॉर्मूला जो है ये लिख के आना है। चाहे आपसे डेफिनेशन पूछते हैं फिर भी आपको ये फॉर्मूला वहां पे लिख के आना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक का मान बताइए, प्रोटीन जो है उसके शोषण गुणांक का मान बताइए, वसा जो है उसके शोषण गुणांक का मान बताइए। तो वो शोषण गुणांकों के मान आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान क्या होता है, कैसे ये निकलता है, किस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होती है, कैसे CO2 और O2 जो है उसके आयतन का अपन अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक देखें तो जब शोषणाधार के रूप में अपन कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ये रिएक्शन तो अपन काफी बार स्टडी कर चुके हैं। पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और क्या होता है कि जो प्रयुक्त CO2 और जो अपनी इसमें विमुक्त CO2 होती है और प्रयुक्त O2 जो होती है, उन दोनों का ही मान क्या होता है, एक होता है। अगर अपन इसकी रिएक्शन देखें, C6H12O प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस अपनी एनर्जी जो होती है, अपनी ऊर्जा जो होती है वो आती है। अपन ये रिएक्शन काफी बार स्टडी भी कर चुके हैं। जब अपन ने इसका अपनी जो कार्बोहाइड्रेट जो अपनी शर्करा थी उसका अपन ने ऑक्सी शोषण की जब स्टडी की थी, किस प्रकार से मतलब जो उच्च ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक होता है वो निम्न ऊर्जा वाले यौगिकों में कन्वर्ट होता है और इस प्रकार से एनर्जी मुक्त होती है। तो यहाँ पे क्या है, 6O2 और यहाँ पे अपनी 6CO2, और अपना फॉर्मूला क्या है, शोषण में विमुक्त CO2 का आयतन और शोषण में प्रयुक्त O2 का आयतन। तो अब कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक देखिए तो अपने पास यहाँ पे 6CO2 है, क्योंकि शोषण में विमुक्त CO2 का आयतन अपने पास 6 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर जो अपने पास प्रयुक्त O2 का आयतन है वो भी अपने पास 6 मॉलिक्यूल है। तो कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक क्या हो जाएगा, 6/6 इज इक्वल टू अपना शोषण गुणांक का मान क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान 1 आएगा। अब आगे अगर अपन वसा का शोषण गुणांक का मान देखें तो उसमें क्या होता है, नेक्स्ट है अपना वसा का शोषण गुणांक। तो जो अपने वसा के जो अणु होते हैं उन वसा के अणुओं में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा की कमी पाई जाती है। इसलिए ऑक्सीकरण की प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है, ये वायुमंडल से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो होते हैं वो वायुमंडल से अपने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती है। अगर अपने रिएक्शन के द्वारा देखें, अपन वसा लेते हैं C51H98O6, तो ये अपने पास वसा है, इसका नाम क्या है, ट्राई पामिटीन, ये अपने पास अपनी वसा है। प्लस इसके पास का कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अपनी जो ये वसा होती है ट्राइपामिटीन, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो होती है वो कम संख्या में अवेलेबल होती है। इसका फॉर्मूला है C51H98O6। तो ये वायुमंडल से क्या लेगी, ऑक्सीजन लेगी। ऑक्सीजन के कितने अणु, 145 145 O2। तो अपने पास आगे प्रोडक्ट क्या आएगा, 102 CO2 प्लस 98H2O। ये अपनी रिएक्शन बनती है, ये अपनी वसा है। और ऑक्सीकरण के लिए अपने को और ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए ये ऑक्सीजन क्या होती है, वायुमंडल से ग्रहण की जाती है। और अपना जो प्रोडक्ट बनता है आगे, तो उसके 102 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो CO2 के होते हैं और 98 जो होते हैं वो H2O के होते हैं। ओके, अब यहाँ पे अपन देखिए विमुक्त CO2 का आयतन। विमुक्त CO2 अपने पास 102 और अपने पास O2 जो है वो 145। ओके, तो यहाँ पर अपने पास CO2 के मॉलिक्यूल हो गई है, और ये अपने पास क्या है, प्रयुक्त अपनी O2 है। अब अपने पास अगर इनका अपना आयतन देखें क्या आएगा, तो ये समथिंग अपने पास 0.7 के समथिंग अपना वसा का शोषण गुणांक आ जाएगा। ये तो हो गए अपने वसा का शोषण गुणांक, और अपने कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक 1 होता है। अब अपन देखते हैं अपने कार्बोक्सिलिक अम्लों का शोषण गुणांक। कार्बोक्सिलिक अम्लों का शोषण गुणांक, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या होता है, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर अपन इसको रिएक्शन के थ्रू देखें तो
अपना ऑक्जेलिक अम्ल है, प्लस O2, फिर अपनी रिएक्शन को जब अपन संतुलित करते हैं तो अपने पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होगा, 4CO2 प्लस H2O। ओके, अब अगर अपन देखें शोषण गुणांक का मान अगर अपन ने निकाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए, तो अपने पास विमुक्त CO2 कितनी है, इसके 4 मॉलिक्यूल है, और अपने पास जो अपनी O2 है इसका 1 मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सिलो ये अपने जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनमें क्या होता है, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण जो CO2 होती है वो अधिक मात्रा में विमुक्त होती है। तो अब इसका जब मान निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 4। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए शोषण गुणांक का मान क्या होगा, 4। ओके, अब आगे अगर नेक्स्ट अपन मासल और सरस पादपों के अंदर शोषण गुणांक का मान देखें तो उनमें शोषण गुणांक का मान क्या होगा। अब जैसे मासल पादप हो गए अपने, जैसे नागफनी हो गई, उनमें शोषणाधार के रूप में तो कार्बोहाइड्रेट को यूज किया जाता है। जैसे कि अपन पहले कार्बोहाइड्रेट का क्या निकाल चुके हैं, शोषण गुणांक निकाल भी चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक अपने पास 1 आया था, क्योंकि विमुक्त CO2 और प्रयुक्त O2 दोनों का ही मान बराबर था। 6 CO2 वहां पे थी और 6 O2 अपने पास था, तो अपने पास जो आयतन आया दोनों का 1 आ गया। बट जो ये मासल पादप होते हैं इनमें क्या होता है कि जो अपना कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, और पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाने से क्या बनते हैं, मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं, जिसको अपन रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि जो अपने मासल प्लांट्स जो होते हैं इनका शोषण गुणांक कैसे आएगा। मासल पादपों का शोषण गुणांक, तो इनका शोषण गुणांक कैसे आएगा, सबसे पहले अपने पास अपनी कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, प्लस अपने पास क्या है 3O2, अपने ऑक्सीजन ली है इतनी। तो जैसा कि अपन जानते हैं मासल प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या बन जाता है, उनका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और जो मध्यवर्ती उत्पाद का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो मध्यवर्ती उत्पाद कौन सा होगा, वो मध्यवर्ती उत्पाद होगा मैलिक अम्ल। प्लस अपने पास क्या जाएगा 3H2O मॉलिक्यूल, ये अपने पास अपना मैलिक अम्ल है। अब इसका शोषण गुणांक अगर अपन निकालेंगे तो क्या है, अपने पास विमुक्त CO2 का आयतन, तो यहाँ पे अपने पास CO2 नहीं है, CO2 यहाँ पे नहीं है, तो CO2 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे अपने पास 3O2 है, ऑक्सीजन जो अपने पास 3O2 3 मॉलिक्यूल्स है इसके, तो अब क्या आएगा, इसका मान अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा अपने पास। तो जो मासल प्लांट्स होते हैं उनके लिए शोषण गुणांक का मान क्या होगा, उनके लिए शोषण गुणांक का मान 0 होगा। अब आगे अगर अपन देखें वायवीय शोषण में शोषण गुणांक का मान कितना आएगा, अवायवीय शोषण में शोषण गुणांक का मान अपन जानते हैं, अपन ने ये वायवीय और अवायवीय शोषण तो पढ़ ही चुके हैं। अब अपन अवायवीय शोषण गुणांक का मान निकालेंगे तो जाहिर सी बात है अपने पास ऑक्सीजन तो होगी नहीं, क्योंकि अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो अपने पास C6H12O6 अपनी शर्करा हो गई। ओके, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसके ऊपर भी अपन स्टडी कर चुके हैं, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे C2H5OH एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस 2CO2 प्लस अपने पास ऊर्जा एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए अगर अपन शोषण गुणांक का मान निकाले तो यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन नहीं है, अपने पास CO2 है। तो ठीक है, अपने पास CO2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, अपने पास CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि ऑक्सीजन अपने पास है नहीं। तो अपना शोषण गुणांक का मान क्या हो जाएगा, अपने शोषण गुणांक का मान हो जाएगा अनंत। ओके, तो इतने शोषण गुणांक आपके दे रखे हैं। अब अगर मैं बताऊं आपको शोषण गुणांक के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो आपसे शोषण गुणांक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, या फिर आपसे डायरेक्ट मान पूछ लेंगे भाई कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान क्या है, या फिर आपसे पूछ लेंगे प्रोटीन के शोषण गुणांक का मान क्या है, वसा के शोषण गुणांक का मान क्या होता है। तो डायरेक्ट शोषण गुणांक का मान भी पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन आएगा तो 1 या फिर 2 नंबर में आएगा। ठीक है, अगर अपन रेस्पिरेशन के चैप्टर की बात करें तो अपना एक टॉपिक और रह जाता है कि श्वसन की जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये लास्ट अपना जो टॉपिक बचा है इस लेसन का, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे इसको।